दिया गया है, वॉल्यूम बताओ। कोई भी बहुभुज दिया गया है, उसके आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करते हैं। तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है और बहिष्कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और ये हो जाएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। अगर कोई समबहुभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो उसके सारे कोण भी बराबर होंगे। अगर समबहुभुज है तो उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो सारे कोण भी बराबर होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि भुजाएं बराबर होने से कोण बराबर हो जाते हैं, लेकिन भुजाएं और कोण बराबर होने चाहिए, तभी समबहुभुज होता है। इसका प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना है। n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n कर देना, प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल। और प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करना है, तो 360 डिग्री में जितने शीर्ष हैं या जितने एंगल्स हैं या जितनी भुजाएं हैं उसका भाग दे देना, इससे प्रत्येक बहिष्कोण आ जाएगा। क्लियर है ना? ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। अब यहां पर आगे देखेंगे कि कुछ बहुभुज ऐसे हैं जिनके आपको डायरेक्ट याद भी होने चाहिए, ज्यादा नहीं तो 10 भुजाओं तक का तो याद होना ही चाहिए। आपसे पूछे तो डायरेक्ट बता सको। n का कम से कम मान 3 होना चाहिए किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए। n यानी भुजाओं की संख्या या शीर्षों की संख्या है। यहां लेंगे हम बहिष्कोण और यहां लेंगे हम अंतः कोण, और हम बात कर रहे हैं समबहुभुजों की जिसके बराबर बराबर होते हैं। n का मान कम से कम 3 ले सकते हैं आप। बहिष्कोण ज्ञात करना है तो 360 में 3 का भाग दो, 120 डिग्री आ जाएगा। n का मान 4 लेंगे, n का मान 5 लेंगे, n का मान 6 लेंगे, n का मान 7 लेंगे, n का मान 8 लेंगे, n का मान 9 लेंगे, n का मान 10 लेंगे, और आगे फिर तरीका ध्यान रहे तो आप आराम से बना लोगे। 360 में 4 का भाग दीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री में 5 का भाग दीजिए, 72 डिग्री हो जाएगा। 360 में 6 का भाग दीजिए, 60 डिग्री हो जाएगा। 360 में 7 का भाग दीजिए, 51 से ही 3/60 डिग्री होता है। 7 का 5 गुणा 35, 50 है तो 350 तक जाएगा। फिर आगे 7 का एक मल्टीपल और आ जाता है, तो यह आ जाएगा 51 से ही 3/7, यह आ जाएगा 51 से ही 3/60 डिग्री आ जाएगा। n का मान 8 है तो 360 में 8 का भाग दे दीजिए, ये 45 डिग्री हो जाएगा। n का मान 9 है, 360 डिग्री में 9 का भाग दे दीजिए, ये 40 डिग्री हो जाएगा। और n का मान 10 है, 360 डिग्री में 10 का भाग दे दीजिए, ये 36 डिग्री हो जाएगा। ये तो आ जाएंगे आपके बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल्स, बहिष्कोण आ जाएंगे, बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएंगे। अंतः कोण या इंटीरियर एंगल्स लेने हो तो बहिष्कोण और अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। याद रखना, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर बराबर होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इनमें रेखीय कोण युग्म बनता है। 180 में से घटा दो, अंतः कोण 60 डिग्री आ जाएगा।
180 में से घटा दो 90 डिग्री आ जाएगा। 180 में से घटा दो 108 डिग्री आ जाएगा। 180 में से घटा दो 120 डिग्री आ जाएगा। 180 में से घटा दो 128 सही। और तो क्या ये तार काटेगी कहीं? हैं? एसी में से निकल के आई है। 128 सही, 4/60 डिग्री हो जाएगा। 180 में से घटाओगे 135 डिग्री हो जाएगा। 180 में से घटाओगे 140 डिग्री हो जाएगा। 180 में से घटाओगे 144 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे आगे चलता रहेगा। अब यहां से कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगे जिनका आपको ध्यान रखना है। कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ निष्कर्ष हैं जिनका ध्यान रखेंगे आप। पहला कंक्लूजन क्या है देखो, जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी अंतः कोण बढ़ता जाएगा और बहिष्कोण छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगी आपका बहिष्कोण है वो छोटा होता जाएगा। बहिष्कोण है वो छोटा होता जाएगा, अंतः कोण है वो बढ़ता जाएगा। पहली बात समझ में आ गई? भुजाओं की संख्या के बढ़ने के साथ साथ में बहिष्कोण है वो कम हो जाता है, अंतः कोण है वो बढ़ता जाता है। ठीक है? इस दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में एक ही बहुभुज ऐसा है, एक ही समबहुभुज ऐसा है जिसका अंतः कोण छोटा होता है और बहिष्कोण बड़ा होता है, और वो है ट्राइंगल। जिसका अंतः कोण छोटा होता है, बहिष्कोण बड़ा होता है। इस दुनिया में केवल और केवल समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, बाकी और कहीं नहीं होता है। क्लियर है? इस दुनिया में एकमात्र बहुभुज ऐसा है, समबहुभुज ऐसा है जिसके अंतः कोण और बहिष्कोण बराबर होते हैं, और वो होता है स्क्वायर यानी वर्ग। 4 भुजाओं वाला बहुभुज होता है जिसको हम स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। ठीक है? समषटभुज में और समबाहु त्रिभुज में एक खासियत होती है, इनके अंतः कोण और बहिष्कोण एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो समषटभुज का अंतः कोण हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज का जो अंतः कोण है वो समषटभुज का बहिष्कोण हो जाएगा। यानी ये इसका 60 डिग्री अंतः कोण है तो इसका बहिष्कोण 60 डिग्री है, और इसका बहिष्कोण 120 डिग्री है तो इसका अंतः कोण क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। तो आपको 3 चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो अगर समबहुभुजों की बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज ऐसा समबहुभुज है जिसका अंतः कोण छोटा होता है और बहिष्कोण बड़ा होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता है। कभी भी आपसे ऐसे पूछ लें, एक n भुजाओं वाला समबहुभुज है, एक n भुजाओं वाला समबहुभुज है, उसका अंतः कोण उसके बहिष्कोण से कम है। अगर प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लो, ये पूछ लिया आप। प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपको ये पता चलना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, अंतः कोण उसके बहिष्कोण से छोटा है। समझ रहे आप? ऐसा कोई समबहुभुज है और उसका अंतः कोण उसके बहिष्कोण से छोटा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 है, तो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। जो भी उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, जो भी आप यूज करते हो, लेकिन कौन से बहुभुज की बात हो रही है? समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। ऐसे ही और कोई सवाल भी बन सकता है। एक बहुभुज ऐसा होता है जिसका अंतः कोण और बहिष्कोण आपस में बराबर होते हैं, और वो समबहुभुज होता है 4 भुजाओं वाला समबहुभुज, जिसको 4 भुजाओं वाला क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, जिनकी भुजाएं बराबर हों, कोण बराबर हों, और वो होता है वर्ग, स्क्वायर होता है। और समबाहु त्रिभुज और समषटभुज के अंतः कोण और बहिष्कोण आपस में बदल जाते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो अंतः कोण होता है वो समषटभुज का बहिष्कोण होता है, और समबाहु त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो समषटभुज का अंतः कोण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, बराबर होती है, पैरेललोग्राम में बराबर होती है। ये समबहुभुज में नहीं आता है।
ये रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं आता है। यहां पर बात हो रही है रेगुलर पॉलीगॉन्स की, वो इरेगुलर में हो जाता है। आप पैरेललोग्राम की बात कर रहे हो, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हो, उसमें इस तरीके से होता है। तो इसकी न तो साइड्स इक्वल हैं न एंगल्स इक्वल हैं, तो ये समबहुभुज में नहीं आता है पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख, ये सारी बातें समबहुभुजों के लिए लागू थी। अगर भुजाएं की लंबाई कम ज्यादा है तो एंगल्स भी कम ज्यादा हो जाएंगे, और एंगल्स कम ज्यादा होंगे तो फिर इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। कोई एंगल ज्यादा हो जाएगा, कोई एंगल कम हो जाएगा, फिर उनके बीच में कोई रेशो दे दिया जाएगा, या ये कह दिया जाएगा एक एंगल दूसरे से इतना है, या उनके एंगल्स हैं वो एपी में हैं, या ऐसे कुछ कह दिया जाएगा। ठीक है ना, ओके आगे चले। अब बहुभुजों के बारे में, एंगल्स के बारे में और भुजाओं के बारे में लगभग बातें आ चुकी हैं। कुछ बच रही है तो बता दो, नहीं तो आगे चले। 1/1 बहुभुजों को लेते हैं। ठीक, और सबसे पहला है ट्राइंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, ट्राइंगल यानी त्रिभुज। आप बता देना, कोई हेडिंग छूट जाए तो मैं ले लूंगा उसको। आप पहले पढ़े हो तो आपको ध्यान है कि उस टाइम क्या क्या पढ़ाया था। हालांकि छूटेगा नहीं कुछ भी। अगर मान लो ऐसा हो सकता है कि अभी नहीं आया तो वो बाद में आ जाएगा, लेकिन सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस होता है इसमें। सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो चीजें समझ में आती हैं, बीच में से उठा के कुछ भी पढ़ो तो वो फिर समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर एक बात पिछली बात से रिलेट होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन ही कोण होते हैं। कोई भी तीन नॉन लीनियर पॉइंट्स मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं, यानी तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक सीधी रेखा में नहीं है, तो ये एक त्रिभुज बना देंगे। इसके लिए कम से कम तीन साइड होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए, और तीन ही इसके लिए आपके पास में एंगल्स होने चाहिए। त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे इसको ए कहें, इसको बी कहें, इसको सी कहें, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसा कोई फिक्स और हार्ड रूल तो नहीं है, लेकिन जैसा कि होता है मैं बता देता हूं आपको। जैसा कि होता है, कोई भी बहुभुज बनाते हो, जैसे आपसे बोला कि ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है, तो एबीसी के जो आपके वर्टिसेज होते हैं, शीर्ष होते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे जाते हैं। अब आप ए को यहां रख के एबीसी ऐसे लिखोगे, या ए को यहां रख के एबीसी ऐसे रखोगे। हालांकि इसको भी गलत नहीं बोलते, इसको भी गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने चाहिए एंगल्स। अगर मैं इसको एबीसी बोल रहा हूं तो एबीसी ऐसे लिखा जाएगा, एबीसी ऐसे लिखा जाएगा, पहले ए फिर बी फिर सी, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी है। तो एंगल्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कोई चतुर्भुज लिया है हमने, चतुर्भुज लिया है, और चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो मैं ए बी सी डी ऐसे लिखूं, ये ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि मैं ए बी सी डी ऐसे लिखूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, कहीं लिखित में तो नहीं है, लेकिन फॉलो इसी को किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे जाते हैं। अब कहीं आप कह दो कि सर आपने तो कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, आपने तो देखो यहाँ क्लॉकवाइज यूज कर लिए, तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं होता ही नहीं है। और इसको हम फिर एबीसीडी नहीं कहेंगे, एबीसीडी कह सकते हैं, लेकिन आपको अक्सर ये मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई ट्राइंगल कि तीन भुजाएं हैं, तीन उनके सामने के शीर्ष हो जाएंगे, तो तीनों शीर्षों का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। उसका रीजन क्या होता है वो पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आप चाहो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ये कोई ट्राइंगल है, ए है, बी है, सी है, ए बी के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं यहां से। अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल ए होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये एंगल बी है
तो ये एंगल बी होगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये एंगल जो सी था इसको एंगल सी ही कहेंगे हम। तो आप देखो यहां पर बने हुए जो कोण हैं इनका योग कितना होता है 180, क्योंकि एक लाइन के एक ही तरफ एक पॉइंट पर, एक लाइन के एक पॉइंट पर एक ही तरफ जो एंगल बनते हैं, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का योग कितना होता है 180। अगर एक दो और भी बना दें तो इन सब का योग मिलके कितना हो जाएगा 180। इसलिए यहां पर a प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स ए बी सी हैं, तो ये ए हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा और ये एंगल सी हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन त्रिभुज बनने की पहली कंडीशन, पहली शर्त, त्रिभुज 3 पॉइंट से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, या 3 भुजाओं को से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी कंडीशन देखो। अगर त्रिभुज के शीर्ष हैं उनको मैं कैपिटल लेटर से दिखाऊं, जैसे ए बी सी से दिखाऊं, तो उनके सामने की जो साइड्स होती हैं उनको स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की स्मॉल बी, सी के सामने की स्मॉल सी। तो अगर शीर्षों को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है तो भुजाओं को स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। तो ये भुजाएं हो जाएंगी ए बी और सी। पहली कंडीशन यही है कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। उसकी पहली कंडीशन है त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ए प्लस बी का मान सी से ज्यादा होना चाहिए, बी प्लस सी का मान ए से ज्यादा होना चाहिए, और सी प्लस ए है इसका मान बी से ज्यादा होना चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना ही चाहिए। अब अगर मैं इसमें पक्षांतर करूं, तो ए है इसका मान ज्यादा होगा सी माइनस बी से, इसको मोड में ले लो। अब सी माइनस बी, सी बड़ा है तो सी माइनस बी हो जाएगा, बी बड़ा है तो बी माइनस सी हो जाएगा। ऐसे ही यहां से देखें, अगर मैं बी को अकेला रख दूं तो ये हो जाएगा ए माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी इसको मोड में ले लीजिए, ए माइनस सी से बड़ा हो जाएगा, यानी ए और सी के अंतर से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही ए प्लस बी बड़ा है, ए प्लस सी बड़ा है किससे बी से, तो अगर मैं सी को यहां रख लूं तो सी बड़ा हो जाएगा किससे बी माइनस ए से, और आप इसको ले सकते हैं बी माइनस ए और इसको मोड में कह सकते हैं। तो सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, दो भुजाओं का योग है वो तो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, योग तीसरी से अधिक होना चाहिए दो भुजाओं का, और दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अंतर होता है वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, अंतर होता है वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। उम्मीद है ये बात आप समझ गए हो। ऐसा क्यों होता है चलो मैं थोड़ा सा बताता हूं। जब आप भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल बना रहे होते हो, भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल बनाते हो, जैसे ए बी भुजा है 10 सेंटीमीटर, बी सी भुजा है उसको मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर, सी ए भुजा है उसको मैंने ले लिया 9 सेंटीमीटर, ऐसे ले लिया। ए बी भुजा 10 है, बी सी भुजा 8 है, सी ए भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो पहला काम होता है सबसे बड़ी भुजा को लिया जाता है, ऐसे नहीं कोई सी, सबसे बड़ी भुजा को पहले लिया जाता है। तो सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर ले ली मैंने ए बी। आप हमने बचपन में ऐसे ही सीखा था कि 3 भुजाएं दी गई हैं तो त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो एक भुजा ए बी ले ली। अब यहां से 8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक है, इधर से एक चाप लगाएंगे 10 से 9 सेंटीमीटर का ऐसे लगाएंगे, और फिर स्केल लेके इसको और इसको मिला देंगे, इसको और इसको मिला देंगे, ऐसे करेंगे, और उसके बाद में रचना। ठीक, हाँ 10वीं में 9वीं में सभी में आए थे, 8वीं में सब में आ गए थे। ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा,
ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आराम से बनाते हैं और बनाते आ रहे हैं। ऐसे तो बनाते थे, एक भुजा बना ली आपने स्केल लेके, और फिर एक चाप उधर से एक चाप उधर से और मिला दी। लेकिन देखो मैं बताऊं, अगर मान लीजिए बाकी जो दो भुजाएं हैं वो 10 से कम होगी तो क्या होगा। जैसे ए बी दे दिया आपको 10, बी सी दे दिया आपको 5 और सी आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर। कोई न कोई लंबाई की यूनिट होगी साथ में, सेंटीमीटर दे दिया। सबसे पहले आप सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर बनाओगे ए बी, सबसे बड़ी भुजा ए बी 10 सेंटीमीटर बनाओगे। फिर यहां से एक 5 सेंटीमीटर का चाप लगाओगे, तो चाप ऐसे लगाओगे, फिर उधर से लाओगे तो उधर से एक चाप और आएगा, आप इधर से एक चाप लगाओगे ऐसे, एक इधर से चाप आएगा ऐसे, ये दोनों चाप तो मिले ही नहीं। अब आप इस चाप को और घुमाओगे, ऐसे घुमाते घुमाते पूरा सर्किल भी बना सकते हो। इधर से इस चाप को भी घुमाओगे, ऐसे घुमाते घुमाते पूरा सर्किल भी बना सकते हो। लेकिन ये चाप कहीं मिल नहीं रहे, तो जब तक ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा तो थर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, और थर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप ट्राइंगल नहीं बना सकते। इसलिए ये जो 10 है, इस 10 से कम रहा तो ये इधर से वर्त गुजर जाएगा, पूरा वर्त, चाप तो अलग बात है, पूरा सर्किल बना दोगे तो भी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। इसका मतलब इनको आपस में इंटरसेक्ट होने के लिए 10 से ज्यादा चाहिए। बोल सर पूरा पूरा 10 हो जाए तो आप कह दो कि सर यहां पर ये इक्वल वाला साइन लगा सकते हैं क्या, यहां पर ये इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं क्या, तो इसका जवाब है नहीं लगा सकते। बोलो सर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू यहां लगा सकते हैं क्या, तो जवाब है नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, देखिए अगर मान लो ये 6 सेंटीमीटर होता और ये 4 सेंटीमीटर होता, तो 6 और 4 10 होता है, तो 10 होता है तो ये मैंने 10 सेंटीमीटर का एक भुजा बना दी, और फिर इधर से तो एक 6 वाला चाप आ गया और इधर से एक 4 वाला चाप आ गया। ये जो दोनों चाप से मिलने वाला जो इनका एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ये इंटरसेक्ट अब भी नहीं करेंगे, ये दोनों चाप एक दूसरे को केवल स्पर्श करेंगे और उसी पॉइंट पर स्पर्श करेंगे जिस जो ए बी पर बना हुआ है। ए बी लाइन जो है उसी पर एक पॉइंट होगा और सी पॉइंट भी इसी लाइन पर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ए सी और बी ये एक सरल रेखा पर हो जाएंगे और इनको संरेख बिंदु कहा जाता है, सरल रेखीय बिंदु। और एक ही लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं वो कभी भी बहुभुज नहीं बना सकते, 3 पॉइंट त्रिभुज नहीं बना सकते, 4 पॉइंट चतुर्भुज नहीं बना सकते, तो ये लीनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। लीनियर पॉइंट्स कभी ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। इसलिए पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप साइड्स को देख के ये बता सकते हो कि उसमें दो भुजाओं का जो योग है वो तो तीसरी से अधिक होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर है वो तीसरी से कम होना चाहिए अगर ट्राइंगल बनता है तो। ठीक है, आपसे कभी ऐसे पूछा जा सकता है, आपको किसी ट्राइंगल की 2 साइड दे दी, तीसरी साइड गायब कर दी और ये कह दिया इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पूर्णांक में हैं, तीनों भुजाएं पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो तीसरी भुजा की रेंज क्या होगी, या तीसरी भुजा 4 ऑप्शंस दिए गए उनमें से कौन सी भुजा नहीं हो सकती या कौन सी भुजा हो सकती है, ऐसे सवाल दे दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखना हमेशा कभी भी ऐसी भुजाएं दी गई हों और तीसरी साइड आपसे पूछ लिया जाए, इंटीजर्स के रूप में दिया जाएगा। यहां पर मैं एक बात और कह देता हूं, ज्योमेट्रिकल वैल्यू जो भी होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में ली जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू में नहीं ली जाएंगी। आप किसी भुजा को -7 सेंटीमीटर या -5 सेंटीमीटर नहीं कह सकते हो, प्लस वाली वैल्यू आएंगी। कई बार ऐसा होगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है इसमें कैलकुलेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कई बार 2 रिजल्ट्स आ जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, नेगेटिव वैल्यू है उसको नहीं रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ज्योमेट्री में जो रियल फिगर्स होती हैं उनमें माइनस में साइड्स या लंबाइयां नहीं होती हैं, प्लस में ही रखनी है। ठीक, अब देखो अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है, इसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा x है, तीसरी भुजा x है। पहला सवाल ये आ जाएगा x की रेंज क्या होगी। किसी ट्राइंगल की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो और तीसरी भुजा x है, x की रेंज क्या होगी, x किस रेंज में होगा। अब देखो
दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये जो 7 + 13 है ये तो x से अधिक होना चाहिए, क्योंकि दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो 7 + 13 है ये तो x से अधिक होना चाहिए। और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो ये जो 13 - 7 है ये x से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 13 - 7 कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान 6 से तो ज्यादा हो जाएगा। और ये 13 + 7 कितना हो जाएगा, 20। x का मान है वो 20 से कम हो जाएगा। तो x का मान 6 से बड़ा होगा और 20 से कम होगा। x का मान ऐसे हो जाएगा, 6 से बड़ा होगा और 20 से कम हो जाएगा। ये आपके x की रेंज आ जाएगी। x का कम से कम मान क्या हो सकता है, तो x का कम से कम मान हो सकता है 6। और x का अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है, सॉरी 6 से अधिक होना चाहिए। तो 6 से अधिक कुछ भी हो सकता है, 6.1 या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब पूर्णांक की बात आती है तो फिर 7 ही होगा। और ये भी 20 से कम कुछ भी हो सकता है, 19.9 या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब पूर्णांक की बात आती है तो कितना आएगा, 19 ही आएगा। ठीक है। तो अगर x एक पूर्णांक है तो x के कितने मान हो सकते हैं, इस टाइप से आपसे सवाल पूछा जाए तो 6 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, अंतर से एक कम, अंतर से एक कम। तो 20 और 6 का अंतर कितना होता है, 14। 14 से एक कम करेंगे तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 13 वैल्यू हो जाएंगी x की, जो एक पूर्णांक बनाते हैं। तो x का मान एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, 13 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। x का मान 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, और ऐसे कहां तक चला जाएगा, 19 तक। 7 से 19 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, डिफरेंस से एक ज्यादा। या 20 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हो जाएंगी, डिफरेंस से एक कम। ठीक। आपसे पूछे m से n तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तब तो हो जाएगा n-m+1 कर देना, इन दोनों के अंतर से एक ज्यादा। और आपसे ये पूछ ले m तथा n के बीच, m तथा n के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो अंतर से एक कम। तब ये हो जाएगा n-m प्लस हो जाएगा 1, सॉरी -1। बीच पूछ रहा है तो -1 हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो पहली बात तो ये हो गई कि ट्रायंगल बनने की कंडीशंस में पहली कंडीशन यही आ गई कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ये आप भुजाओं को देख के बता सकते हो। ठीक है। एक जनरल क्लासिफिकेशन ले लेते हैं ट्रायंगल्स का, सामान्य परिचय कि इनके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है। पहला तो है भुजाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तीनों भुजाएं असमान हैं। ए बी और सी आपस में बराबर नहीं, तीनों भुजाएं असमान हैं। कोई भी दो भुजाएं समान हो, ए तो बराबर नहीं है लेकिन बी और सी बराबर है। यहां तीनों भुजाएं समान नहीं हैं, यहां दो भुजाएं समान हैं और यहां पर तीनों भुजाएं समान हैं। इसको बोलते हैं विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज।
ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। नो साइड इक्वल, यानी कोई भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसका मतलब नो एंगल इक्वल। इनका कोई कोण भी बराबर नहीं होता, भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। दो साइड बराबर हैं, दो कोण भी बराबर होंगे। टू साइड्स इक्वल, तो टू एंगल्स आर इक्वल। दो साइड इक्वल हैं, दो एंगल्स भी इक्वल हैं। तीनों साइड आपस में बराबर हैं, तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। तीनों साइड आपस में बराबर हैं तो तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, उसके बाद में हिजबुल्ला पे शिफ्ट हो गया। अब ईरान से डायरेक्ट वॉर हो रहा है। ईरान शिया है, हिजबुल्ला शिया था। सऊदी अरब और ये हैं, ये सुन्नी हैं। कल आयतुल्ला खोमेनी की स्पीच आपने नहीं सुनी होगी, खतरनाक स्पीच थी, बहुत खतरनाक स्पीच, बहुत खतरनाक स्पीच थी। खास तौर से इंडिया के मामले में तो लागू होती है। उसने कहा कि सारे मुस्लिम देशों को इकट्ठा होकर इजराइल को जवाब देना चाहिए। आज हम जो मुस्लिम कम्युनिटी पे जो संकट आया है, तो सारे मुस्लिम देशों को इकट्ठा होकर उसको जवाब देना चाहिए। वैसे तो अच्छी बात है, सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो जाएं तो इजराइल कंट्रोल कर ही सकते हैं। अगर कल को यही कंडीशन भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है युद्ध की, तो सिद्धांत तो यही रहेगा। जो इजराइल वाले मामले में है सिद्धांत, वही सिद्धांत यहां रहेगा। हम बार बार कहते हैं ना, धर्म कुछ नहीं होता, धर्म फालतू में धर्म धर्म की बातें करते हो। इस दुनिया की 90% लड़ाइयां हैं वो धर्म के आधार पर चल रही हैं आज के। 90%। ये जो मिडिल ईस्ट में फसाद है ना सारी की सारी, वो पूरी की पूरी धर्म के आधार पर है। इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियन, इन तीनों को यरूशलेम चाहिए और तीनों को इजराइल वाला इलाका चाहिए। यरूशलेम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम के लिए भी, यहूदियों के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी। इनका सबसे पवित्र स्थानों में से जहां इनका उद्गम सबका यरूशलेम से है, इनको अब्राहिमिक रिलीजन्स बोला जाता है और उसी के लिए सारा हो रहा है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज आपस में एकजुट हैं सारे, उनका रीजन भी उनका धर्म है। 57 मुस्लिम देशों का जो संगठन है उसके पीछे भी उनका कारण धर्म है, अदरवाइज उनमें कोई यूनिटी नहीं। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसका उद्देश्य है सारे मुस्लिम देश एक दूसरे को साथ में मिलकर काम करेंगे, पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे का साथ देंगे कोई भी बात आती है। ठीक है। जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं जो अथिस्ट हैं,
जो ये मानते हैं कि हम तो किसी धर्म को मानते नहीं, जैसे चाइना है, रसिया है, कोरिया है, ये भी यूनाइट है आपस में। ये कभी उनको सपोर्ट कर देते हैं, कभी उनको सपोर्ट कर देते हैं। बोलो इंडिया, इंडिया बावड़ी बूच है, इंडिया बावड़ी बूच है। कैसे? यहां आपस में लड़ते हैं, यहां हम आपस में लड़ते हैं, हम जातियों में लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं लड़ते, वो भी लड़ते हैं, लेकिन एक लेवल पर आकर वो यूनाइट है। यहां वो खेल ही नहीं है, यहां अलग ही खेल चलता है। यहां भी हम उसमें चल रहे हैं, वो पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था तो अब उसको सही कर लो। लेकिन आपस में क्यों लड़ रहे हो? आपस में क्यों लड़ रहे हो? एक दूसरे से सही कर लो अगर हुआ था तो। पहली बात तो अब तक सही कर लेना चाहिए था, अब तक नहीं किया तो अब कर लो। अगर किसी जाति को ऐसा लगता है कि उस जाति को किसी दूसरी जाति ने दबाया है, प्रताड़ित किया, उसके ऊपर अत्याचार किए हैं, तो पहली बात तो देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, तो इन चीजों को सही कर लेना चाहिए। और नहीं हुआ तो अब कर लो। सिर फोड़ी क्यों करते हो? लड़ते क्यों हो? ये जो आपके सामने उस जाति का खड़ा है, उसका दोष है क्या? उसके बाप दादाओं ने क्या किया था उसमें? उससे क्यों लड़ते हो? आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। त्रिभुज में दूसरा क्लासिफिकेशन होता है। अच्छा, इसमें याद रखना, अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। समान इक्वल साइड होते हैं, उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे मैंने ये कह दिया कि बी और सी साइड बराबर हैं, तो बी के सामने का एंगल बी और सी के सामने का एंगल सी, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, और जो एंगल ए है वो इनसे डिफरेंट हो जाएगा। बराबर साइड्स के सामने के कोण बराबर होंगे, और जो असमान भुजा है उसके सामने के कोण भी असमान होंगे। तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण भी बराबर होंगे। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा। कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर, भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर। अगर तीनों भुजाएं असमान है तो तीनों कोण भी असमान होंगे, तीनों कोण भी असमान होंगे। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा। बड़ी भुजा उसके सामने का कोण बड़ा, छोटी भुजा उसके सामने का कोण छोटा। अगर भुजा बड़ी दी गई है तो उसके सामने का कोण बड़ा होगा, भुजा छोटी दी गई है तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा? छोटा। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के दो कोण बराबर होंगे। तीनों भुजाएं असमान हैं तो तीनों कोण भी असमान होंगे। जो बड़ी भुजा उसके सामने का कोण बड़ा होगा, छोटी भुजा उसके सामने का कोण छोटा होगा। ये सिंपल सी कहानी है। कोण के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है, एंगल्स के आधार पर। कैसे करेंगे देखिए। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज होता है एक्यूट एंगल, समकोण त्रिभुज होता है राइट एंगल, और ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब नाम से पता चल रहा है, बोले न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज में समकोण होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण होते हैं। सारे कोण होते हैं ना। न्यून कोण त्रिभुज के तो सारे कोण न्यून कोण हैं, समकोण त्रिभुज के सारे कोण समकोण हैं, अधिक कोण त्रिभुज के सारे कोण अधिक कोण हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर सारे कोण अधिक कोण होंगे तो आप सोचो 90 डिग्री से बड़े तीन कोण हो जाएंगे, और सारे कोण समकोण होंगे तो 90-90 के तीन कोण हो जाएंगे। 90-90 के तीन कोण तो 180 से ऊपर चले जाएंगे, या 90 से बड़े बड़े तीन कोण होंगे तो ये तो 270 से भी ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। याद रखना हमेशा,
यहां तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, यहां तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। यहां पर एक कोण समकोण होता है, और यहां पर एक कोण अधिक कोण होता है। इसका मतलब एक बात बताओ मुझे, एक कोण समकोण हो गया तो बाकी दो का क्या, वो न्यून कोण ही होंगे। एक कोण अधिक कोण हो गया तो बाकी दो का क्या होगा, वो तो न्यून कोण ही होंगे। और यहां पर तीनों कोण समकोण न्यून कोण हैं तो भी दो कोण तो न्यून कोण होंगे। ठीक है, एक बात आज के बाद में हमेशा याद रखना, कैसा भी ट्रायंगल दिया गया हो दो कोण तो न्यून कोण ही होंगे, उसके जो डिफरेंस आएगा वो तीसरे कोण से आएगा। अगर तीसरा भी न्यून कोण हो गया, दो कोण तो 90 डिग्री से छोटे होंगे ही होंगे, ये तो दिमाग में बैठा लो। दो कोण तो 90 डिग्री से छोटे होंगे ही होंगे। अगर उन दोनों का योग 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो तीसरा कोण 90 से छोटा होगा। अगर दो कोण ऐसे दे रखे हैं, जैसे न्यून कोण त्रिभुज लेते हैं तो दो कोणों तो 90 डिग्री से छोटे होंगे, लेकिन उनका योग 90 से बड़ा होना चाहिए। उनका योग 90 से बड़ा हो गया तो तीसरा भी 90 से छोटा हो जाएगा, तब ये हो जाएंगे न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, तीनों कोण न्यून कोण हो जाएंगे। समकोण त्रिभुज होता है तो यहां पर दो कोण तो न्यून कोण होंगे, लेकिन वो जो दो न्यून कोण है उनका योग 90 डिग्री बनेगा, तो उन दो का योग 90 डिग्री बनेगा तो तीसरा अपने आप में 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एक कोण समकोण हो जाएगा, बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा कोण होता है क्या, समकोण त्रिभुज होता है। बाकी दो का योग 90 डिग्री हो जाएगा, तो योग 90 डिग्री है तो 90 से कम कम ही है, तो बाकी दो कोण न्यून कोण हो जाएंगे। अधिक कोण त्रिभुज में दो कोण तो न्यून कोण ही होते हैं, लेकिन उनका योग 90 से कम होता है। दो कोणों का योग 90 से कम होता है, तो 90 से कम वैल्यू को 180 में से घटाया जाता है तो 90 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब तीसरा कोण है वो 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एक कोण अधिक कोण होता है, बाकी दो तो न्यून कोण ही होते हैं। तो कैसा भी ट्राइंगल दिया गया हो दो कोण तो न्यून कोण ही होंगे। अब तीसरा कोण भी न्यून कोण हो गया तब तो वो न्यून कोण त्रिभुज है। अगर तीसरा कोण समकोण हो गया तो वो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। और तीसरा कोण अधिक कोण हो गया तो वह क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। इसको पढ़ पढ़ा के भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं। जैसे ये बोल दिया त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री से कम है तो कैसा त्रिभुज होगा। त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री से कम है तो वह त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आपको लगता है दो कोणों का योग 90 डिग्री से कम है, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री से कम है तो दोनों तो न्यून कोण है, तो 90 डिग्री से कम दिखते हैं अपन न्यून कोण की तरफ भागते हैं। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री से कम है तो वो तो न्यून कोण है, लेकिन फिर तीसरे को 90 से ज्यादा होना पड़ेगा, तीसरे को 90 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री से कम है तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो तीसरा कोण भी 90 डिग्री होता है, उस कंडीशन में समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर दो कोणों का योग 90 से ज्यादा हो गया तो तीसरा कोण भी 90 से कम होगा। दो कोण न्यून कोण है, उनका योग 90 से ज्यादा हो गया, न्यून कोण होते हुए 90 से ज्यादा हो गया। जैसे एक हो गया 50 डिग्री, एक हो गया 60 डिग्री, 50 और 60 कितना हो गया 110। अब 110 है, ये 90 से ज्यादा हो गया। अब तीसरा कोण भी 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एक कोण हो गया 40 डिग्री, एक कोण हो गया 50 डिग्री, है तो दोनों न्यून कोण, योग 90 डिग्री आ गया तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा 90, तो समकोण त्रिभुज बन जाए। एक कोण है 40 डिग्री, एक कोण है 20 डिग्री, एक कोण है 30 डिग्री, तो 20 और 30 कितना हुआ 50। तो तीसरे कोण को 180 बनाने के लिए 130 होना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाए। उम्मीद है ये बातें आपके समझ में आ गई। ठीक, एंगल्स को देख के आप ये तय कर सकते हो कि कौन सा कोण न्यून कोण है, कौन सा कोण अधिक कोण है और कौन सा कोण समकोण है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ट्राइंगल्स में एंगल्स के आधार पर तो वर्गीकरण है, लेकिन भुजाओं को देख के भी आप ये बता सकते हो कि वह न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। भुजाओं को देख के बता सकते हो, और इसके ऊपर आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आप केवल साइड्स को देख के बता सकते हो कि ये ट्राइंगल कैसा है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ ज्यादा तो नहीं बता रहा, कुछ ज्यादा बातें तो नहीं बता रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बातें एक बार थोड़ी सी बताता हूं।
ठीक है, देखना, एक ट्राइंगल की साइड्स हैं ए बी और सी। अच्छा एक चीज और बताऊं, न्यून कोण होगा, समकोण होगा या अधिक कोण होगा, वो सबसे बड़े कोण से तय हो जाएगा, सबसे बड़े कोण से तय हो जाएगा। क्योंकि अगर सबसे बड़ा कोण ही 90 डिग्री से नीचे रह गया तो बाकी दो कोण तो उससे नीचे ही रहेंगे, और सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो का योग 90 हो जाएगा, और सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो अपने आप ही दो कोण तो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो एक सबसे बड़े एंगल्स को पकड़ लो, और सबसे बड़े एंगल को पकड़ते हो तो उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी भुजा, बड़े के सामने की बड़ी भुजा। तो मैं ये मान लेता हूं कि ए सबसे बड़ी भुजा है, किसी ट्राइंगल की भुजा ए है वो सबसे बड़ी भुजा है, और उसके सामने का जो एंगल ए बनता है वो सबसे बड़ा एंगल है। किसी ट्राइंगल में तीन भुजाएं ए बी सी हैं, उसकी भुजा जो ए है वो सबसे बड़ी भुजा है, और उसके सामने का एंगल जो ए है वो सबसे बड़ा एंगल है। ठीक, ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, ए बी सी, ये ए है ये बी है और ये सी हो जाएगा। ऐसे कोई ट्राइंगल बन गया। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, अभी मैं डिटेल्स नहीं बता रहा हूं। आपके दो रूल्स होते हैं, एक तो होता है कोस रूल और एक होता है साइन रूल। ये टिग्नोमेट्री में भी आता है, ज्योमेट्री में भी यूज होता है। ठीक है, बोल सर इससे बच के जा सकते हैं क्या? तो बच तो सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी लपेटे में आ जाओगे, कब आओगे पता नहीं। इनसे बच के काम चल जाता है, नॉर्मली तो चल जाता है। कोस रूल या साइन रूल आपको याद नहीं है, याद तो है लेकिन अप्लाई करना नहीं आता है। आपको एक दो बार किसी को सवाल करते हुए देखा भी है, एक दो सवाल आपने करे भी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये रूल याद नहीं होगा तो आपसे इतनी कोई दिक्कत आएगी, लेकिन कभी ना कभी फंस जाते हो इसमें। 100 में से एक दो सवाल में तो फंस ही जाता है आदमी। ठीक, और समझने के लिए चीजों को समझना जरूरी होता है। तो कोस रूल क्या कहता है कि कोस ए बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। ऐसे होता है, जो भी है ऐसा होता है। अगर मैं ये कह दूं कि एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमने ए मानी है तो उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा मानेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा ए है तो उसके सामने का एंगल है, पहले समकोण त्रिभुज के ऊपर ही ले लेते हैं। अच्छा, इससे ये भी समझ में आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम बनती कैसे है, इससे भी समझ में आ जाएगा। फिर आपको जब मैं पढ़ाऊंगा कि कोस रूल कैसे बना, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए तो कोस रूल बना दूंगा। और बोले सर पाइथागोरस थ्योरम कैसे बनी, तो कोस रूल को यूज करते हुए पाइथागोरस थ्योरम बना दूंगा। बोले ऐसे होता है क्या? ऐसे ही तो होता है, और क्या होता है। ये जो सिद्ध करना और प्रूव करना और ये सारा खेल ऐसे होता है, एक को पकड़ के दूसरे को सिद्ध कर दो, दूसरे को पकड़ के वापस पहले को सिद्ध कर दो, और आपको लगता है कि सिद्ध हो गया। सिद्ध कुछ नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आपको कुछ वैल्यूज हैं उनको मानना ही पड़ता है कि ऐसा होता है, और उसको पकड़ के आप फिर आगे की बात को प्रूव कर देते हो। तो कभी भी आप इस चक्कर में ज्यादा मत उलझना, हालांकि ध्यान होना चाहिए, लेकिन इस लेवल तक मत उलझना कि हर चीज तो प्रूव होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं उनको मान लेना चाहिए। अच्छा, इस लेवल तक भी नहीं जाना है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है बेसिक कंसेप्ट्स का, मैं तो सब कुछ को याद ही कर रखा है मैंने, तो इस लेवल तक भी नहीं जाना है। सब कुछ रटना भी नहीं है, और सब कुछ समझने वाले फैंटेसी में भी नहीं जाना है। इस लेवल तक नहीं जाना है कि मैं तो सब कुछ बेसिक से समझ समझ के ही करता हूं, नहीं। ऐसा आदमी फिर वो पूरे दिन इक्वेशन बनाने में लगा रहता है, वो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के ऊपर अप्रोच नहीं कर पाता है। और जो पूरे दिन तिकड़मबाजी में लगा रहता है कि इस तरीके से इधर वैल्यू पुट करके कर लूं, इधर करके कर लूं, ऐसे, तो ऐसा आदमी फिर कुछ सवाल कर पाता है, सारे सवाल नहीं कर पाता है जहां बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है। ठीक, आप किसी भी एक मानसिकता के होते ही गड़बड़ हो जाता है पूरा मामला। आप बहुत ज्यादा सैद्धांतिक हो तो भी लाइफ में मुश्किल होती है, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, हर चीज को फायदे नुकसान के ऊपर सोचने लग जाते हो, हर इंसान को आप अपने हिसाब से यूज करने लग जाते हो, तो भी आपकी लाइफ में मुश्किलें आ जाती हैं। ठीक है, ये पढ़ाई में भी होता है। आप हर चीज को बेसिक कंसेप्ट के ऊपर लेके जा रहे हो, तो आपकी तैयारी, आपको लग रहा होगा कि मैं तो सब कुछ समझ के कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती है, और आप सब कुछ
ट्रिक से, बेसिक मेथड से, शॉर्ट मेथड से, हर सवाल में ये पूछ रहे हो भाई इसका डायरेक्ट मेथड बता, भाई इसका सीधा मेथड, रट रहा है तो भी वो सही नहीं होते। इसमें एक बैलेंस होता है और लाइफ में बैलेंस ही है। आप बहुत अच्छे हो तो भी गड़बड़ है, आप बहुत खराब हो तो भी गड़बड़ है। आपकी लाइफ में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, बस उनमें संतुलन बनाते हुए चलना है। इतना बुरा भी नहीं होना है कि हर आदमी आपसे दूर होता चला जाए, और इतना भला भी नहीं होना है कि हर आदमी आपका फायदा उठाने लग जाए। बैलेंस रखते हुए चलना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ बेसिक से ही कर रहे हो, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए सब कुछ में ट्रिक ही लगा रहे हो, ठीक है। और ये प्रूव करने वाला तो ऐसा सिस्टम होता है, एक को पकड़ के दूसरे को प्रूव कर दो और दूसरे को पकड़ के वापस पहले को प्रूव कर दो। कोस रूल को प्रूव करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, और पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए कोस रूल को यूज कर लो, ठीक है। अब मैं जैसे कोस रूल बताऊंगा तो आपको कहूंगा पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही हो, आप कहोगे जानते हैं। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो कोस रूल से समझा रहा हूं। कोस रूल तो आप जानते ही हो, नहीं जानते तो ये होता है कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी बी सी हो जाएगा। जो एंगल ए है उसकी साइड का स्क्वायर माइनस होगा, बाकी जो दो एंगल्स हैं उनकी साइड के स्क्वायर प्लस में होंगे, और जो प्लस में है दो गुणा उन्हीं का गुणनफल आ जाएगा नीचे। अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो कोस ए 90 का मान 0 होता है, कोस 90 का मान होता है 0, और ये 0 से आके गुणा हो जाएगा, ये 0 से आके क्या हो जाएगा गुणा। तो आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। हमने सबसे बड़ी भुजा को क्या माना था, ए माना था। सबसे बड़ा एंगल क्या माना था, 90 डिग्री का ए माना था। तो एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दो कोणों का तो मिला के योग 90 डिग्री होगा, तो वो तो 90 से छोटे ही होंगे। तो छोटे होंगे तो उनका योग 90 डिग्री है, तो वो दो तो होंगे न्यून कोण, और ये हो जाएगा समकोण, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाए। अब ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसी को हम कर्ण बोल देते हैं या हाइपोटेन्यूस बोल देते हैं, और ये जो दो छोटी भुजाएं होती हैं उनमें एक होती है लंब और एक हो जाती है आधार, एक हो जाती है परपेंडिकुलर और दूसरी हो जाती है बेस। परपेंडिकुलर और बेस कौन सी होगी वो डिपेंड करता है कि आप, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप ट्राइंगल जब बना रहे होते हो तो आप कौन से को थीटा इमेज करते हुए साइन या कोस की वैल्यू यूज कर रहे हो। अदरवाइज ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आधार कौन सा है लंब कौन सा है, वहां पर 1/2 गुना लंब गुना आधार होता है, क्षेत्रफल के लिए यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में फर्क पड़ जाता है, लंब कौन सा है आधार कौन सा है, साइन थीटा अलग होता है कोस थीटा अलग होता है, वहां पर फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण या हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और दो छोटी भुजाएं होती हैं उनमें एक भुजा लंब हो जाएगी, दूसरी भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। एक भुजा लंब है और दूसरी भुजा आधार। सेकंड कंडीशन ये आती है, सेकंड कंडीशन ये आती है कि एंगल ए है ये 90 डिग्री से कम हो जाए, मान लो एंगल ए 90 डिग्री से कम हो जाए। एंगल ए 90 डिग्री से कम होगा लेकिन कुछ न कुछ तो होगा, एंगल ए 90 डिग्री से कम होगा लेकिन कुछ न कुछ तो होगा। अब वो कुछ न कुछ 2BC से गुणा होकर यहां कुछ न कुछ लाएगा, कुछ न कुछ 2BC से गुणा होकर यहां कुछ न कुछ लाएगा। अब कुछ न कुछ यहां बनेगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एनी पॉजिटिव नंबर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एनी पॉजिटिव नंबर, कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है। अब आप मुझे बताओ ये पॉजिटिव कब आता है, जब ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। पॉजिटिव कब आता है भाई, ये दोनों प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस का डिफरेंस प्लस में कब आता है, जब प्लस वाली वैल्यू ज्यादा हो। तो प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर से बड़ा होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर से बड़ा होगा। या मैं ये भी कह सकता हूं कि ए स्क्वायर है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से छोटा होगा। तो ये बन जाता है जब न्यून कोण ले रहे हैं, एक्यूट एंगल ले रहे हैं तब, ठीक। और अधिक कोण लेते हैं, अगर ए कोण का मान है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, तो 90 डिग्री से बड़ा होता है तो इसका जो भी मान आएगा वो नेगेटिव आएगा। कोस 90 का मान तो 0 होता है, और कोस
90 से बड़ी वैल्यू के लिए कोस का मान नेगेटिव होता है। कोस 120, कोस 150, कोस 135, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोस 90 का मान नेगेटिव आएगा। 90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा थीटा हो गया तो कोस ए का मान नेगेटिव आएगा। नेगेटिव संख्या 2b से गुणा होकर नेगेटिव बनेगा। तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये बन जाएगा एक नेगेटिव नंबर। अब देखो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो है पॉजिटिव और ए स्क्वायर है नेगेटिव, तो प्लस में से इसको घटा रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस माइनस में कब आता है? जब नेगेटिव वाला मान बड़ा होता है, यानी ए स्क्वायर बड़ा होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छोटा होगा। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का योग अगर ए स्क्वायर से कम हुआ तभी तो माइनस में आएगा। यहां पर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, इसका मान ए स्क्वायर से ज्यादा हुआ था तो पॉजिटिव आया था। यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर से कम होगा तो नेगेटिव आएगा। तो आप यहां ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये कम हो जाएगा किससे? ए स्क्वायर से। उस कंडीशन में बनेगा आपका क्या? अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। और यहां से इसको मैं समराइज कर देता हूं, आप उसको रिलेट कर लेना। एक साथ लिख देता हूं, अगले पेज पर चलते हैं। मैं इसको ले रहा हूं पीछे आगे, आपको वापस निकाल दूंगा ये, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में एंगल ए मैक्सिमम एंगल है और साइड ए मैक्सिमम साइड है। बोले सर तीनों साइड बराबर हुई तो उसमें से किसी भी एक को मैक्सिमम मान लो, क्या दिक्कत है? तीनों साइड बराबर हुई, किसी भी एक को में बोले समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, तो समबाहु त्रिभुज में किसी एक साइड को मैक्सिमम मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ए अगर भुजाएं बड़ी छोटी हैं तो क्या हो जाएगा? दो मैक्सिमम हो जाए। बड़ी छोटी है तो सबसे बड़ी भुजा। बोले सर ऐसा भी हो सकता है दो भुजाएं बराबर बराबर हो और वो बड़ी भुजाएं और तीसरी भुजा छोटी हो सकती है। जैसे ये ट्राइंगल बना, ये दो भुजाएं ए बराबर हैं, तीसरी भुजा बी छोटी है। बोले इनमें से किसको मैक्सिमम माने? जो बड़ी है उसको मैक्सिमम मान लो, दोनों में से ए में से किसी एक को मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर एंगल ए बड़ा से बड़ा है और साइड ए सबसे बड़ी है तो यहां से आप ध्यान से समझना कि अगर ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है तब तो बनेगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तब तो बनेगा समकोण त्रिभुज। और अगर ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कम है तब बनेगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से अधिक है, उस कंडीशन में बनेगा अधिक कोण त्रिभुज, यानी राइट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये आपके एंगल्स बनेंगे। बोले सर कोस रूल कहां से आया? बात की बात है, कोस रूल भी लाएंगे, साइन रूल भी लाएंगे, ठीक। बोले कोस रूल कैसे लाओगे? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ले आएंगे कोस रूल को। बोले पाइथागोरस थ्योरम कहां से लाए हो? कोस रूल को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम ले आए? नहीं, ऐसे ही करते हैं, है ना, ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तब तो आपका समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से न्यून है तो न्यून कोण त्रिभुज, अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज, बराबर है राइट एंगल ट्राइंगल, कम है, कम को हिंदी में न्यून भी तो बोलते हैं ना, कम होता है उसको हिंदी में न्यून बोलते हैं, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग पकड़ लेना, ठीक। अब इसमें समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा या न्यून कोण त्रिभुज होगा, इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको तीन भुजाएं दी जा सकती हैं,
ये पूछे जा सकते हैं कितने समकोण त्रिभुज बनेंगे, कितने न्यून कोण त्रिभुज बन सकते हैं, कितने अधिक कोण त्रिभुज बन सकते हैं, ये वो सारी चीज। ठीक, डन। अब देखो, अगर आपके सामने साइड्स दे दी गई तो क्या आप उन साइड्स को देख के बता सकते हो कि न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है या आपके राइट एंगल ट्राइंगल है? साइड्स को देख के बता सकते हो। इसमें एक चीज और होती है जिनको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उनको पढ़ेंगे तब जब हम समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे तब, अभी नहीं ले रहा हूं मैं एक बार। ठीक है, अभी हम क्लासिफिकेशन पर चल रहे हैं, इसलिए स्पेशली किसी एक चीज को फोकस नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको तीन साइड दे दी गई तो क्या तीन साइड को देख के बता सकते हो कि न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज? देखो, ऐसे है, एक साइड है 6 सेंटीमीटर, एक साइड है 7 सेंटीमीटर और एक साइड है 8 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, एक भुजा 7 सेंटीमीटर और एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक, कैसा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा या अधिक कोण त्रिभुज होगा? सबसे बड़ी भुजा क्या है? 8। 8 का स्क्वायर कर दीजिए। दो छोटी भुजाएं हैं 6 और 7, उनका स्क्वायर कर दीजिए। अगर इनके योग से कम हुआ तो न्यून कोण है, बराबर हुआ तो समकोण है, और अगर इस 8 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से अधिक हो गया तो अधिक कोण है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो भी इनका योग आता है, लेकिन वो 64 से कम होता है, 64 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। यानी 64 इनसे कम होता है तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये आपने पहचान कर ली। मैं एक दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूं, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक भुजा 4 सेंटीमीटर और एक भुजा 5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है और एक भुजा 5। इनको यूज करते हुए मुझे देखना है कि किस टाइप का ट्राइंगल बनेगा। 3, 4 और 5 को यूज करते हुए ये देखना है कि किस टाइप का ट्राइंगल बनेगा। तो सबसे बड़ी भुजा 5 है, 5 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 और 16 25 होता है। इसका मतलब ये बराबर हो गया। तब आप ये कह सकते हो कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर भुजा ऐसे हो कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर और एक भुजा 6 सेंटीमीटर, एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है और एक भुजा 6 है। सबसे बड़ी भुजा क्या हुई? 6। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। ये जो 6 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे बड़ा होता है 6 का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्गों का योग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक हो गया है, तब कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। हम कह सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। जब भी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक हो जाए, आप डेफिनेटली अधिक कोण त्रिभुज बना देना। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं एक भुजा 1 सेंटीमीटर है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर और एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, कैसा त्रिभुज बनेगा? एक भुजा 1 है, एक भुजा 2 है, एक भुजा 3 है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 3। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर की तुलना में 3 का स्क्वायर बड़ा होगा, तो कैसा त्रिभुज बनेगा? है? अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ट्राइंगल ही नहीं बनेगा,
क्योंकि ट्राइंगल बनने की पहली कंडीशन यही थी, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, जबकि एक और दो तो तीन के बराबर होते हैं, तो कभी भी ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। अधिक कोण त्रिभुज तो बात की बात है। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, आपको ये देखना है कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ये देखना। अब देखो, आगे चलते हैं। आपको त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी गई और तीसरी भुजा है वो आपसे नहीं दी गई है। उन दो भुजाओं को योग करते हुए, उन दो भुजाओं को यूज करते हुए ये कहा जाता है तीसरी भुजा भी एक पूर्णांक है। अब तीसरी भुजा को पूर्णांक रखते हुए पहली बात, सवाल तो ये बनता है आप कितने ट्राइंगल बना सकते हो। दूसरा सवाल ये बनता है कितने न्यून कोण त्रिभुज बना सकते हो, कितने समकोण त्रिभुज बना सकते हो, और कितने अधिक कोण त्रिभुज बना सकते हो। ठीक है, दो भुजाओं को दे दिया गया जाता है, तीसरी भुजा आपको दी नहीं गई होती है। उनको यूज करते हुए आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो, कितने तो पहला सवाल है कितने ट्राइंगल्स बन जाएंगे, दूसरा सवाल है कितने न्यून कोण त्रिभुज बनेंगे और कितने अधिक कोण त्रिभुज बनेंगे और कितने समकोण त्रिभुज बनेंगे। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, त्रिभुज की एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है, तीसरी भुजा x है। त्रिभुज की एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है और एक भुजा x है। ठीक, सबसे पहली बात, x एक पूर्णांक है, x इज एन इंटीजर, या x की इंटीग्रल वैल्यू के लिए x के पूर्णांकीय मानों को लेते हुए कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल है कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। दूसरा सवाल, उनमें से न्यून कोण त्रिभुज कितने होंगे। पहला तो समकोण त्रिभुज ले लो, उनमें से समकोण त्रिभुज कितने होंगे। तीसरा सवाल, उनमें से न्यून कोण त्रिभुज कितने होंगे। और चौथा सवाल, उनमें से अधिक कोण त्रिभुज कितने होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल कितने बनेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कितने बनेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कितने बनेंगे, ये हमसे पूछा जा सकता है। तीसरी भुजा x है, तो पहला सवाल तो है कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। पहले तो इसी सवाल को करते हैं। एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है और एक भुजा x है। तो पहले देखो x की औकात क्या है। 12 और 5 17 होता है, तो x का जो मान है वो 17 से कम होगा। 12 और 5 है, ये 17 होता है, तो x का मान 17 से कम होगा, x का मान 17 से कम होगा। और 12 और 5 का अंतर 7 होता है, तो x का मान है वो 7 से अधिक होगा। याद रखना हमेशा, ट्राइंगल बनने की पहली कंडीशन यही होती है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो 12 + 5 17 होता है, 17 का मान x से ज्यादा होना चाहिए, तो x का मान 17 से कम हो जाएगा। दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। 12 और 5 का अंतर कितना है 7, तो 7 का मान x से कम होना चाहिए, तो x का मान 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो x का मान 7 से बड़ा होगा और 17 से कम होगा। अब 7 से बड़ा और 17 से कम, यानी 7 और 17 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, अंतर से एक कम। 17 और 7 का अंतर कितना होता है 10, तो ये आ जाएंगे 17 - 7 और -1 हो जाएगा, और ये ट्राइंगल्स आ जाएंगे 9। अगर x एक पूर्णांकीय मान है तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे। सवाल का आंसर है 9 त्रिभुज बनेंगे। सवाल का जवाब है 9 त्रिभुज बनेंगे। क्लियर है, ओके। अब आगे सवाल ये पूछता है उनमें से समकोण त्रिभुज कितने बनेंगे, उनमें से समकोण त्रिभुज कितने बनेंगे। अब समकोण त्रिभुज बनने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं और उनको ध्यान से समझना। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, समझ में आ गया आपको, ठीक। समकोण त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर 5 और 12 दे रखा है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। अब वो सबसे बड़ी भुजा 5 नहीं हो सकती, क्योंकि 5 से तो 12 बड़ा है। तो वो सबसे बड़ी भुजा या तो 12 हो सकती है या x हो सकती है।
सबसे बड़ी भुजा x भी हो सकती है और सबसे बड़ी भुजा 12 भी हो सकती है, 5 तो नहीं होगी। तो अगर मैं सबसे बड़ी भुजा x को मानता हूं, सबसे बड़ी भुजा x को मानता हूं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 125 और 144 को जोड़ते हैं तो 169 आता है, 169 आता है। एक्स स्क्वायर का मान 169 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का मान 169 आ गया, तो यहां से आप x का मान पूर्णांक बना सकते हो क्या, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या x का मान 13 आया है? यस, x का मान 13 आया है। तो जब कभी भी आप उस x को सबसे बड़ी भुजा लेते हो, तो दो छोटी भुजाओं के जो वर्गों का योग है वो एक वर्ग संख्या बनना चाहिए, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में लागू होता है ये। तो इन दोनों भुजाओं का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा आना चाहिए। तो इनका जो स्क्वायर्स का जो सम होता है वो भी एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 जोड़ते हैं तो 169 आता है, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब x का मान 13 होगा, तो ये एक x का मान 13 होगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसकी भुजाएं होंगी 5, 12 और 13। जो सबसे बड़ी भुजा 13 का स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब यहां से दूसरी कंडीशन आती है, क्या पता सबसे बड़ी भुजा 12 हो। ऐसा भी तो हो सकता है सबसे बड़ी भुजा 12 हो। उस कंडीशन में मैं ये लिख सकता हूं कि 12 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि x का स्क्वायर है ये 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है, अगर ये एक पूर्णांक बनता है तो भी x एक मान हो सकता है। 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर भी अगर एक पूर्णांक बनता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर है ये 25 होता है, 144 में से 25 घटाते हैं तो 119 आता है। x का मान रूट 119 आ जाएगा। रूट 119 पूर्णांक नहीं होता, 121 19 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा है वो 12 नहीं लेनी है। अगर समकोण त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज बनाना है तो सबसे बड़ी भुजा को 12 नहीं लेना है। आपको क्या लेना है, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, जिसका मान क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बोल सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि सबसे बड़ी भुजा जो दी गई भुजाएं हैं उनमें से एक भुजा बड़ी हो, तो हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। अगर यहां ऐसे लिखा हुआ होता एक भुजा 5 है, एक भुजा 13 और तीसरी भुजा x, सपोज कि ऐसे लिखा हुआ होता, ट्राइंगल की एक भुजा 5 है, एक भुजा 13 है और तीसरी भुजा क्या है, x है। अब आपसे पूछे कि अगर ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये आपको पता करना है, या इन भुजाओं को यूज करते हुए क्या कोई समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है, या समकोण त्रिभुज अगर बनाया जा सकता है तो किस कंडीशन में, या x का मान क्या रखते हुए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये मान लेंगे हम कि सबसे बड़ी भुजा x, एक बार तो हम x को ही सबसे बड़ी भुजा मानते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा x मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और इनको जोड़ते हैं तो 194 आ जाएगा, शायद 194 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो एक्स का मान रूट 194 आ जाएगा। 194 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता, एक्स इसका भी नहीं आता, तो ठीक है, नहीं आता, लेकिन ऐसे थोड़े होता, दिमाग में तो 94 ही था, दिमाग में तो 94 ही था। ठीक है, तो ये पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स व तीसरी सबसे बड़ी भुजा नहीं हो सकती। अब अपने दिमाग में आता है, क्या पता वह सबसे बड़ी भुजा है वो 13 हो जाए, क्या पता वो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या हो जाए, 13 हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, अगर सबसे बड़ी भुजा 13 हो गई तो अगर सबसे बड़ी भुजा 13 हो गई तो यह आ जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हम करेंगे कि x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। x बराबर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, x बराबर 144, एक्स स्क्वायर बराबर 144 आ जाएगा, x बराबर रूट 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल पूरा पूरा 12 आ जाता है। इसका मतलब वो जो सबसे बड़ी भुजा है वो यहाँ पर क्या मानी जाएगी, 13 मानी जाएगी। अब x का मान क्या होगा, तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 12। समकोण त्रिभुज
उन दो भुजाओं को यूज करते हुए बनेगा या नहीं बनेगा, उसका पैमाना अब देता हूं मैं आपको। अगर सबसे बड़ी भुजा x हुई तो उसका स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। और अगर सबसे बड़ी भुजा x नहीं हुई तो उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के अंतर के बराबर होना चाहिए। वो जो तीसरी भुजा x है, या तो x का स्क्वायर इनके स्क्वायर्स के सम के बराबर हो जाए, जैसे यहां हुआ था x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है वो इनके स्क्वायर्स के सम के बराबर हो जाए, या फिर x का जो स्क्वायर है वो इनके स्क्वायर्स के अंतर के बराबर हो जाए। ठीक है, तब अगर ये वर्गमूल इसका पूरा पूरा ज्ञात किया जा सकता है तो x क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इस सवाल को थोड़ी देर बाद में करते हैं, मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूं, समझ में आएगा आपको। एक त्रिभुज की भुजा है 8x17, क्या यह समकोण त्रिभुज है? एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 8x और 17, x एक पूर्णांक है, तो क्या ये एक समकोण त्रिभुज हो सकता है? ठीक, और एक सवाल मैंने ले लिया कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 6, 8 और x, ये एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तो x का मान क्या होगा? या x एक पूर्णांक है, तो क्या यह समकोण त्रिभुज हो सकता है? समकोण त्रिभुज हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर मैं 6 और 8 के साथ में कोई एक पूर्णांकीय भुजा यूज करूं, क्या यूज करूं वो तो बात की बात है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज हो सकता है या नहीं हो सकता है? यहां पर 8 और 17 के साथ में तीसरी भुजा x को यूज करूं, 8 17 x कर दूं मैं, 8 17 x कर दूं, 8 है, 17 है और x है, इनको यूज करते हुए अगर मैं कोई ट्राइंगल बना रहा हूं, तो क्या वह ट्राइंगल समकोण त्रिभुज हो सकता है अगर x एक पूर्णांक है तो? ठीक, देखो ध्यान से समझना, मैं पहले तो ये मानता हूं कि सबसे बड़ी भुजा x है, ये मानता हूं सबसे बड़ी भुजा x है, तो जो x का स्क्वायर है वो 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर होना चाहिए अगर समकोण त्रिभुज बनता है तो x का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा 64 प्लस 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 64 प्लस 289 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 313 आता है, 300 कितना आएगा, 353, यह आ जाएगा 353, 353 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 353 का स्क्वायर रूट है वो पूर्ण वर्ग संख्या, 353 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो x का मान पूर्णांक नहीं आता है, इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा तो x नहीं है। तो फिर आता है दिमाग में, तो सबसे बड़ी भुजा 17 हो सकती है। अगर सबसे बड़ी भुजा 17 है तो एक्स स्क्वायर है वो 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर सबसे बड़ी भुजा 17 है तो एक्स स्क्वायर का मान 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर के बराबर होगा, और उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर 225 आ जाएगा, और एक्स का मान 15 आ जाएगा। तो वो जो तीसरी भुजा x है उसका मान होगा 15। 8 के स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 17 का स्क्वायर आता है, या 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाते हैं तो 15 का स्क्वायर आता है। यहां से आपकी पहचान हो जाएगी कि तीसरी भुजा एक पूर्णांक है, तो समकोण त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब इसको चेक करने का तरीका आपके समझ में आ गया होगा, या तो आप उस x को सबसे बड़ी भुजा मान लो, तब तो दो छोटी भुजाएं जो बन रही हैं उनका स्क्वायर करके देखो, अगर उनके स्क्वायर्स का सम एक स्क्वायर नंबर बन गया तो उसका स्क्वायर रूट एक पूर्णांक बन जाएगा, तब हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे यहां करते हैं, सबसे बड़ी भुजा क्या है x, तो x का स्क्वायर किया तो ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो गया। ठीक, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 36 और 64 कितना होता है 100, 100 पूर्ण वर्ग संख्या, वर्गमूल करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में x का मान क्या आ जाएगा 10, जो कि एक पूर्णांक है। तो या तो सबसे x को सबसे बड़ी भुजा मानते हुए आप उसके बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर करो, अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या है तो x एक पूर्णांक हो जाएगा, और ये 6 8 और जो भी x का मान आता है उसके द्वारा ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा x नहीं है तो फिर दूसरा ट्रायल आपको लेना पड़ता है, जैसे यहां आपने x को
एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर किया और उससे आपका आंसर नहीं आए, तब आप क्या करोगे? तब आप सबसे बड़ी भुजा है वो इनमें से जो बड़ी भुजा है उसको मानोगे, तब आप 17 को सबसे बड़ी भुजा मानोगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान है वो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर के बराबर करना है। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर के बराबर करना है। अगर ये पूर्णांक आ गया, एक्स स्क्वायर 17 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट करोगे वो पूर्णांक आ गया, और वो पूर्णांक तब आएगा जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो भी आप ये कह सकते हो कि ये समकोण त्रिभुज है और एक्स की कोई इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपको दोनों में से एक में वो संख्या आनी ही चाहिए। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 8, एक संख्या लिख दी 12 और तीसरी भुजा लिख दी x। x कोई पूर्णांक है, x कोई पूर्णांक है। ठीक है, x का मान पूर्णांक ये मान क्या होगा? अगर ये एक समकोण त्रिभुज बनता है तो एक भुजा 8 है, एक भुजा 12 है, एक भुजा x है, तो x का पूर्णांक ये मान क्या होगा, या x को क्या इंटीजर लेऊं ताकि ये एक समकोण त्रिभुज बन जाए, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि x को सबसे बड़ी भुजा मान के सोचते हैं। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 144। 64 और 144 को जोड़ते हैं तो 208 आता है क्या? 208 एक्स स्क्वायर बराबर 208 आ जाएगा। 208 तो पूर्ण वर्ग संख्या होती ही नहीं है, इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा को एक्स नहीं मान सकते आप। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करके देख लूं। या तो इन दोनों का स्क्वायर्स का योग है उसके बराबर एक्स स्क्वायर करेंगे, या इन दोनों के स्क्वायर्स का अंतर है उसके बराबर एक्स स्क्वायर करेंगे। तो मैं ऐसे कर सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाए, क्योंकि अगर मैं सबसे बड़ी भुजा को 12 मानूंगा तो ये ऐसे बनेगा 12 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे एक्स स्क्वायर का मान लेना है तो ये 12 स्क्वायर में से 8 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 8 स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। लॉजिक क्या आ रहा है कि ये जो दो साइड्स हैं एक्स के अलावा, या तो इनके वर्गों का योग या इनके वर्गों का अंतर, उनमें से कोई सा भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तब तो x का मान पूर्णांक हो सकता है, अदरवाइज x का मान पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक, अब मैं आपको ये कह दूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर 144 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। 144 में से 64 घटाएंगे 80 आ जाएगा, और ये आ जाएगा रूट 80। रूट 80 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 80 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो x का कुछ भी मान ले लीजिए, अगर पूर्णांक लेते हो तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। x का मान पूर्णांक लेते हो तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। अब एक सवाल और आ जाता है, एक सवाल और आ जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो मैं लिख रहा हूं और आप मुझे उसका जवाब देना। एक त्रिभुज की एक भुजा तो है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा है 9 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा है x। चलो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है और एक भुजा x है। स्टाइल से देंगे आपको सवाल। एक ट्रायंगल की एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है और एक भुजा x है। ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है। x का मान क्या होगा? 10। 10 ऑप्शन में नहीं है, 10 ऑप्शन में नहीं है समकोण त्रिभुज होने के लिए। सोच समझ के जवाब दे, सोच समझ के जवाब दे। मैंने पूर्णांकीय मान वाली कंडीशन नहीं लगाई है, मैंने पूर्णांक की कंडीशन नहीं लगाई है। x का मान कुछ भी हो सकता, रूट शूट में चलेगा, रूट शूट में चलेगा, 10 ऑप्शन में नहीं है।
मे बी, मुझे नहीं पता। देख, ध्यान रखना हमेशा, एक्स स्क्वायर बराबर सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर है, तो एक्स का मान है वो सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर का रूट है, यानी एक्स का मान 10 हो सकता है। पूर्णांक लेते हैं तब 10 आ सकता है, पूर्णांक नहीं ले तो अदर वाला भी आ सकता है, दूसरे वाला भी आ सकता है। एक्स का मान 10 आ गया, 10 ऑप्शन में नहीं है और पूर्णांक की कंडीशन नहीं दी है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हुए तीसरी भुजा क्या आ जाएगी, तब हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये एक्स आएगा, और एक्स बराबर 64 माइनस 36, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 28 आ जाएगा। आप इसको 2√7 भी बोल सकते हो, तब एक्स का मान आएगा 2√7। याद रखना हमेशा, ऐसे कभी सवाल आ गया, क्योंकि जैसे ही हमें किन्हीं चीजों की, आपको एक बात कहता हूं बार बार, कैलकुलेशन की आदत डालो, प्रैक्टिस को इतना बढ़ाओ कि ये सवाल आपकी हैबिट में आ जाए, इस टाइप के सवाल करने के आप हैबिचुअल बन जाओ, बोलता हूं ना। लेकिन फिर वही बात आती है, हर चीज के नुकसान होते हैं। जैसे ही हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइप की आदत पड़ती है, उस आदत से ही हमसे गलत करवा लेते हैं। ठीक है, आपसे बोल दिया एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, एक भुजा x है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि वो एक समकोण त्रिभुज है, तीसरी भुजा क्या होगी, ऑप्शन में 10 नहीं दिया, ऑप्शन में ऐसे ही कुछ दे दिए, ऑप्शन दे दिया 2√5 दे दिया, 2√6 दे दिया, 2√7 दे दिया, ऑप्शन डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप क्या करोगे, आप डेफिनेटली 10 के लिए सोच रहे थे, आप नहीं, मैं भी 10 के लिए सोच रहा कि 6 8 है तो तीसरी भुजा 10 हो जाएगी, और अगर 10 तो उस ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हमेशा डबल आंसर आएंगे यहाँ पर, लेकिन उनमें से अगर पूर्णांक की बात कर रहा है तो वो एक ही होगा, अगर समकोण त्रिभुज बनता है और पूर्णांक की बात करता है तो एक ही होगा, अदरवाइज पूर्णांक की बात नहीं है तो तीसरी भुजा 2√7 भी हो सकती है। सबसे बड़ी भुजा को x मानोगे तब तो 10 हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा को 8 मानोगे तब 2√7 हो जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए। अब मैं आपको वापस उस सवाल में ले जाता हूं, उस सवाल में हम वापस चलते हैं। क्या क्या भुजाएं थी, 5 12 और x, भुजाएं 5 हैं, 12 है और x। पहला सवाल था हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी मेड, या हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी क्रिएटेड, या बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, 9 ट्राइंगल्स बन सकते हैं, आंसर विल बी 9। दूसरा सवाल था x का मान पूर्णांक है, ये पहले दे दिया था, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर x एक पूर्णांक है तो x के पूर्णांक है तो कितने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं, कितने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और तीसरा सवाल है कितने न्यूनकोण त्रिभुज बनेंगे, कितने, रुको तो सही, रुको, कितने न्यूनकोण त्रिभुज बनेंगे। अब न्यूनकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है उसको समझो थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर का जो मान है ये 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, इससे कम होना चाहिए। अगर सबसे बड़ी भुजा को मैं x मानता हूं तो एक्स स्क्वायर का मान 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है, उससे कम होना चाहिए। और अगर मैं सबसे बड़ी भुजा को 12 मानता हूं तो जो 12 का स्क्वायर है उसका मान एक्स स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर से कम होना चाहिए, है माइनस के। सबसे बड़ी भुजा को 12 माना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर से कम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से तो कम होना चाहिए, और जो एक्स का स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर को यहीं रख लेते हैं, वो ज्यादा होना चाहिए, 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का मान 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर से तो ज्यादा होना चाहिए और 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से कम होना चाहिए, वहां पर बनेगा आपके न्यूनकोण त्रिभुज। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, 144 और 25 को जोड़ते हैं
169 आता है, 169 का रूट करते हैं तो कितना आता है 13। तो x का मान जो है वो 13 से तो कम होना चाहिए, x का मान 13 से तो कम होना चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 में से 25 घटा के उसका रूट करते हैं, 144 में से 25 घटाते हैं तो कितना आता है 119। यह आ जाएगा रूट 119। रूट 119 से ज्यादा होना चाहिए, तो रूट 119 से ज्यादा पूर्णांक बनता है एक तो 11 और 13 से कम होना चाहिए। तो जो x का मान है, अब रूट 119 से बड़ा पूर्णांक होना चाहिए। 119 का जो वर्गमूल है वो 11 से छोटा होता है, क्योंकि 121 का वर्गमूल 11 होता है, तो 119 का वर्गमूल 11 से छोटा होता है। इसका मतलब x का जो मान है वो 11 या उससे बड़ा होगा, और ये 13 से छोटा बोला हुआ है तो 12 या उससे कम होगा, क्योंकि 13 से बड़ा बोला है तो दो मान हो जाएंगे, पूर्णांक ये मान लेते हो तो 11 और 12। x का मान 11 होगा तो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, x का मान 12 होगा तो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल कितने बन जाएंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है वो कितने बन जाएंगे, ये बनेंगे 2। और x का मान क्या लेने पर, x का मान 11 लेने पर और 12 लेने पर, 11 और 12 लेने पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ओके। अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि जो x है, अधिक कोण त्रिभुज कितने बनेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कितने बनेंगे। तो 5 12 और x से बना देता हूं। एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है और एक भुजा क्या है x है। मान लिया सबसे बड़ी भुजा x है, तो एक्स स्क्वायर का मान है वो 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। उसमें 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से कम आया था, तो मैं ये कह सकता हूं कि x का मान 13 से ज्यादा होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर का मान जो है, एक्स स्क्वायर का मान जो है वो ऐसे समझ लो, अगर तीसरी भुजा 12 सबसे बड़ी है तो 12 का स्क्वायर है वो ज्यादा होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर से। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर का जो मान है, एक्स स्क्वायर का जो मान है वो कम होना चाहिए 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर का मान 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर से कम होना चाहिए, तो यह आ जाएगा रूट 119 है उससे कम होना चाहिए किसका मान है, एक्स का मान। अब ये यहां पर x दो साइड में आएगा, x आएगा दो साइड में। दो साइड में कहां कहां आएगा, एक तो समकोण त्रिभुज से ऊपर की तरफ और एक न्यून कोण त्रिभुज से नीचे की तरफ, न्यून कोण त्रिभुज से नीचे की तरफ। अब x का मान रूट 119 से कम होना चाहिए, इसका मतलब इसका रूट होता है 10 पॉइंट समथिंग, तो इससे छोटा पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो, ऐसे अपन जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं। अच्छा, x का मान जो है वो 13 से बड़ा हो सकता है, तो x का मान 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, ऐसे जाएंगे। लेकिन कहां तक जाएंगे, इसका जवाब मिलेगा एक्स की औकात क्या है, एक्स की रेंज क्या है। तो एक्स की जो रेंज है वो 7 या 7 से तो बड़ी है और 17 से छोटी, तो ये कह सकते हैं कि एक्स का मान 8 या उससे बड़ा होगा और 16 या उससे कम होगा। तो एक्स का कम से कम मान 8 होगा लेकिन रूट 119 से कम होगा, तो रूट 119 से कम होगा तो यहां पर ये आ जाएंगे 3। एक्स का मान 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, और ये कहा है कि एक्स का मान 16 के बराबर या उस
देखा करो घुंडी किधर है। लाइट आई है? नहीं आई तो नहीं लगाए, सही नहीं लगे, उधर वाले सॉकेट में लगाओ। स्प्रिंग की तरफ नहीं रहनी चाहिए गुंडी। अरे उधर उधर वाले दो में स्प्रिंग की तरफ गुंडी नहीं रहनी चाहिए, उधर ही उधर वाले में, दोनों में। उधर वाले दो पास पास में लगाओ, हाँ इसमें, हाँ इसमें। लाइट आई है? नहीं, आपसे नहीं आएगी। आपको एक बात बता रहा हूं, पढ़ के नौकरी लग जाना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कुछ होगा नहीं आपसे। आनी चाहिए यार इसमें लाइट तो। नहीं, आ गई। अब देखो पूरा हिसाब किताब करते हैं इसका। तो अधिकोण त्रिभुज बनाने के लिए बुझाएं क्या क्या यूज कर सकते हो? एक्स का मान 10, 9, 8 यूज कर सकते हो, और 14, 15, 16 यूज कर सकते हो। 14, 15, 16, ठीक है ना? तो 8, 9, 10, 14, 15, 16, तो x के 6 मान लिए जा सकते हैं, तो 6 अधिकोण त्रिभुज बन जाएंगे अगर x एक पूर्णांक है तो। ठीक, वापस आओ उसमें। आपसे पूछ लिया चौथा सवाल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कितने बन जाएंगे? तो 6 बन जाएंगे। आंसर होगा कितने? 6। कौन कौन से भुजाओं से? 8, 9, 10 से भुजाएं आ जाएंगी। x बराबर 8, 9, 10 हो सकता है, या x का मान 14, 15, 16 हो सकता है, या x का मान 14, 15, 16 हो सकता है। आप गिन लो, टोटल 9 बन रहे थे, जिसमें से राइट एंगल तो है एक, एक्यूट एंगल है दो, दो और एक तीन, और ये 6, 9। 3 और 6 क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। थोड़ा मामला सीरियस हो गया ना? है? हाँ सर। मैं आपको बुझाएं दे दूं? कोई जरूरी नहीं कि समकोण त्रिभुज हर बार बने, कई बार नहीं बनने वाला सवाल भी आ सकता है, कोई समकोण त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। एक भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा x है। किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 है, एक भुजा 8 है, तीसरी भुजा x है। पहला सवाल, कितने त्रिभुज बनेंगे? दूसरा सवाल, समकोण त्रिभुज कितने होंगे? तीसरा सवाल, न्यूनकोण त्रिभुज कितने? समकोण यानी राइट एंगल, न्यूनकोण यानी एक्यूट एंगल, और चौथा है अधिक कोण त्रिभुज कितने बनेंगे? हाँ, x पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। x अगर पूर्णांक नहीं हुआ ना, तो न्यून कोण अनंत बना दूंगा और अधिक कोण अनंत बना दूंगा। अगर x पूर्णांक नहीं हुआ, समकोण का तो मैं नहीं कह सकता कितने बनेंगे, लेकिन समकोण भी दो बना दूंगा, समकोण भी दो बना दूंगा, अनंत तो त्रिभुज बना दूंगा न्यून कोण, और अनंत त्रिभुज बना दूंगा अधिक कोण, अगर पूर्णांक नहीं हुआ तो।
ये पूर्णांक से ही करना है। देखिए क्या होगा। कर रहे हो या बताऊं? कर लो। ये करो, उसके बाद में अर्थमेटिक पढ़े। चलो करते हैं। पहले देखते हैं ट्राइंगल कितने बनेंगे। और टाइम चाहिए? चलो कर रहे हैं। पहली बात है, ट्राइंगल कितने बनेंगे अगर x एक पूर्णांक है तो। 8 और 5 13 होता है। x का मान 13 से तो कम होगा। 8 और 5 का अंतर 3 होता है। x का मान है वो 3 से अधिक होगा। 13 से कम होगा, 3 से ज्यादा होगा। तो 13 और 3 का अंतर 10 होता है। 10 से कम कर दो, 9 ट्राइंगल बनेंगे। ट्राइंगल बनेंगे 9, इनके अंतर से एक कम। तो पहली बात है, ट्राइंगल कितने बनेंगे? 9। अगर x एक पूर्णांक है तो 9 ट्राइंगल बनेंगे। पहला सवाल हो गया। याद रखना, x की रेंज है 3 और 13 के बीच। ऐसे बोलते हैं 3 13 हो गए। समकोण त्रिभुज कितने बनेंगे? अब हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का मान 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लेते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, 5 का स्क्वायर होता है 25, 64 और 25 हो जाता है 89। 89 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नो ट्राइंगल। उसके बाद में हम देखते हैं कि x का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाता है 64 माइनस 25, 39 आता है। 39 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कोई समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। 0। अगर x पूर्णांक है तो कोई समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। अदरवाइज तो बन सकता है रूट 89 लेके रूट 39 लेके, रूट 89 और रूट 39 लेके बन सकता है। लेकिन x को पूर्णांक मानेंगे तो कोई समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। अगला है, न्यूनकोण त्रिभुज कितने बनेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज कितने बनेंगे? तो न्यूनकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का मान है वो कम होना चाहिए 13 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर से। एक्स का मान 13 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से कम होना चाहिए।
या जो एक्स स्क्वायर का मान है वो 13 स्क्वायर, 8 और 5 है ना, हाँ सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर का मान है वो 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, उससे कम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का मान 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, उससे कम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर का मान 8 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। इनके वर्गों के योग से तो कम होना चाहिए और वर्गों के योग से अंतर से अधिक होना चाहिए। तो यह आ जाएगा √64 प्लस 25, तो √89 से तो कम होना चाहिए, √89 से तो कम होना चाहिए एक्स का मान। मैं इसको लिख देता हूं एक्स का मान, और एक्स का मान है वो ज्यादा होना चाहिए √39 से। √89 और √39 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं वो लेने। तो एक तो आता है 7 का स्क्वायर 49, और एक आता है 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तीन आते हैं। एक तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाता है, एक 8 का स्क्वायर 64 आ जाता है, एक 9 का स्क्वायर 81 आ जाता है। तीन पूर्णांक होंगे, कितने न्यून कोण त्रिभुज बनेंगे, तीन। कौन कौन सी भुजाएं लेते हुए, एक्स का मान क्या क्या लेते हुए, 7, 8 और 9, ये आ जाए। अधिक कोण त्रिभुज के लिए कोई तरीका मत लगाना, फिर कह रहा हूं, अधिक कोण त्रिभुज के लिए तरीका मत लगाना। क्यों? क्योंकि अब जो बाकी बचेंगे वो अधिक कोण त्रिभुज ही हैं। समकोण, आपने कभी भी जैसे ये किया कि न्यून समकोण त्रिभुज ले लिए, अधिक कोण त्रिभुज ले लिए, और समकोण त्रिभुज ले लिए, न्यून कोण त्रिभुज ले लिए, तो बाकी बचेंगे वो अधिक कोण ही हैं। समकोण त्रिभुज कोई बनेगा नहीं। न्यून कोण त्रिभुज बने हैं 3, टोटल त्रिभुज है 9, तो अधिक कोण त्रिभुज कितने बनेंगे, 6। अधिक कोण त्रिभुज कितने बन जाएंगे, 6। या ऐसे समझ लो, अधिक कोण त्रिभुज में इधर मुंह बड़ा किया जाता है, तो एक्स स्क्वायर का मान 7, 8, 9 से बड़ा होना चाहिए, 7, 8, 9 से बड़ा होना चाहिए। 7, 8, 9 आ रहा है ना, हाँ, तो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स का मान क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, और 12 हो सकता है। अब बोलो 13 नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज बनने की शर्त है कि 13 से कम होना चाहिए। और अब दूसरी कंडीशन है √39 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि इनके अंतर से कम होना चाहिए एक्स कर। √39 से कम करेंगे तो 39 से कम करना है, लेकिन 3 से ऊपर रखना है। तो 39 से पहले 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो एक तो आ जाएगा 6, 5 का स्क्वायर 25 होता है, एक आ जाएगा 5, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक आ जाएगा 4। तो ये भुजाएं हो सकती हैं नीचे की तरफ, और ये भुजाएं हो सकती हैं ऊपर। अधिक कोण त्रिभुज में आपको 10 या 10, 9 से ऊपर वाली भुजाएं भी लेनी है, कहां तक, 12 तक। 13 नहीं लेना है तो 12 तक लेनी है। और आपको 7 से नीचे वाली भुजाएं भी लेनी है, लेकिन कहां तक, 3 से ऊपर तक। तो 7 से नीचे वाली भुजाएं हो जाएंगी 6, 5 और 4, और 9 से ऊपर वाली भुजाएं हो जाएंगी 10, 11 और 12। 13 से आगे नहीं जा सकते, सॉरी, 13 तक नहीं जा सकते, 3 तक भी नहीं जा सकते। 13 तक नहीं जा सकते तो 12 तक ही रहेंगे, और 3 तक नहीं जा सकते तो 4 तक ही रहेंगे। इसलिए ये हो जाएगा, कितने बनेंगे, आपका आंसर है 6। कौन कौन सी भुजाएं लेते हुए, 10, 11 और 12, 6, 5 और 4। ये 6 ट्रायंगल बनेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बनेंगे, जब आप इन भुजाओं को यूज करोगे तब। उम्मीद है कुछ नया सीखने को मिला है आज। ठीक है, और आपको मैं दो चार एग्जांपल्स दे देता हूं, आप खुद अपनी तरफ से कोशिश करना। दो चार सवाल दे देता हूं, दे दूं। एक भुजा 20 है, एक भुजा 21 है, एक भुजा 29 एक्स है। एक भुजा 20 है, एक भुजा 21 है, एक भुजा एक्स है। खतरनाक बनेंगे इस, एक से ही शुरू कर देंगे काम। ठीक, ज्यादा मामला फैल जाएगा, है ना, कर लोगे। इससे कितने तो
समकोण बनेंगे। पहले तो त्रिभुज कितने बनेंगे, फिर समकोण कितने बनेंगे, फिर न्यून कोण कितने बनेंगे, और फिर है अधिक कोण कितने बनेंगे। एक और लिख लो, 24, 25 और x। 24, 25 और x। इससे त्रिभुज कितने बनेंगे, उनमें से समकोण कितने होंगे, उनमें से न्यून कोण कितने होंगे, और उनमें से अधिक कोण कितने होंगे। देखो, एक तो आपको समकोण देखना होता है और एक आपको न्यून कोण देखना होता है। अधिक कोण तो अपने आप ही आ जाते हैं, बच के वो सारे अधिक कोण ही होते हैं। नहीं, आप ये दो सवाल अपनी तरफ से करके लाओगे। ज्योमेट्री में आज इतना ही।